Mr. President, and I thank Volvi as well. राष्ट्रपति पुतिन रूस गाजा की इस दुख और पीड़ा को खत्म करने के लिए क्या कर सकता है जो वास्तव में हर किसी के दिन अंधेरे में बदल चुका है। हमास के पास मौजूद सभी बंधकों को मुक्त करने और इजराइल को जेलों में बंद कई फिलिस्तीनियों को रिहा करने के हालिया प्रस्ताव के बारे में आपका क्या विचार है? साथ ही पूरी तरह समाधान के लिए स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण की दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हम सभी दुखी हैं क्योंकि पिछले 2 वर्षों में गाजा में नरसंहार और महिलाओं बच्चों पर होने वाले अत्याचार देखे गए। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप का शांति प्रस्ताव अधिकतर आत्मसमर्पण जैसा प्रतीत होता है और इसमें ब्लेयर जैसे व्यक्ति को शामिल करना भी विवादास्पद है। इस पर आपकी राय क्या है? गाजा में जो भयावह घटनाएं हुई हैं, वो मानव इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। और ये भी सब जानते हैं कि पश्चिमी झुकाव वाले संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतेरेश ने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया है। इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा संबंधी प्रस्ताव का सवाल है, ये चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन रूस इसे समर्थन देने के लिए तैयार है। बशर्ते इस प्रस्ताव का विस्तार से अध्ययन करने के बाद ये उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे जिसे हम लगातार बताते आए हैं। रूस ने 1948 से और 1974 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के बाद भी लगातार 2 देशों, इजराइल और फिलिस्तीन के निर्माण की वकालत की है। यही इस विवाद के अंतिम समाधान की चाबी है। यह बात सही है कि मैंने अभी तक इस प्रस्ताव को विस्तार से नहीं देखा है, लेकिन मुझे बताया गया है कि इसमें फिलिस्तीन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाए जाने का प्रस्ताव है जो कुछ समय के लिए शासन करेगी, और इसके प्रमुख के रूप में श्री टोनी ब्लेयर का नाम सामने आया है। वह अपने आप में शांति स्थापना के लिए जाने जाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूं। मैं उनके घर गया हूं, उनके यहाँ रात बिताई, सुबह पजामा में उनके साथ कॉफी पी। कॉफी अच्छी थी? हाँ, ठीक ठाक थी। उनके अपने विचार हैं, लेकिन वह अनुभवी राजनेता हैं। और अगर उनके कार्यों को शांति के रास्ते पर निर्देशित किया जाए, तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान अच्छा प्रभाव डाल सकता है। बेशक एक बड़ा सवाल यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन कब तक काम करेगा और कैसे और कौन इस सत्ता को संभालेगा। इसमें फिलिस्तीन अथॉरिटी को सत्ता संक्रमण की बात आती है। मेरी राय है कि सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति अब्बास और वर्तमान प्रशासन को सौंपनी चाहिए। हो सकता है सुरक्षा को लेकर कुछ समस्याएं हो, लेकिन मेरी समझ से मेरे साथियों ने आज चर्चा की गाजा में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय मिलिशिया को नियंत्रण सौंपने की संभावना है। क्या ये बहुत बुरा विचार है? मुझे लगता है कि ये ठीक है। हमें बस ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन कितने समय तक शासन करेगा। सत्ता ट्रांसफर का क्या समय सीमा होगी? नागरिक शासन तथा सुरक्षा को मामलों को कैसे संभाला जाएगा? ये खास तौर पर ध्यान देने योग्य है। I believe which has to be supported.
there was a mention of. इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि हमास के पास जो बंधक हैं उन्हें मुक्त किया जाए और इजरायली जेलों में बंद बहुत से फिलिस्तीनियों को भी रिहा किया जाए। यहाँ हमें यह देखना होगा कि कितने फिलिस्तीनी कैदी कितनी जल्दी छोड़े जाएंगे। और खास तौर पर फिलिस्तीन का और अन्य इस्लामी देशों का इसके बारे में क्या दृष्टिकोण है। हमास को भी शामिल करना होगा। उनके अपने विचार हैं, लेकिन हमारे संपर्क हैं और आवश्यक है कि वे भी इसका समर्थन करें। प्रशासन को समर्थन देना जरूरी है। ये सभी मुद्दे गंभीर शोध और मेहनत मांगते हैं। अगर हम इसे सफल बना सकें तो यह विवाद समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। If we manage to make it happen, this will be a significant step forward towards resolving this conflict. But in our opinion, I would like to reiterate, लेकिन मेरी राय है कि कोई भी बड़ा निर्णय तभी लिया जा सकता है जब स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण हो। इजराइल की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है, जो अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। I'm not aware of any public statements, but it's not just about their public statements, but इजराइल का क्या रुख है? क्या वे अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव को मानने को तैयार है? अभी बहुत सी बातें सामने आनी बाकी है। लेकिन यदि उन सभी चीजों को अमल में लाया गया जिनका मैंने जिक्र किया है, तो यह एक बड़ी और सकारात्मक उपलब्धि होगी। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, पूरी तरह समाधान के लिए स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण सबसे जरूरी है। हाल ही में जब अमेरिकी सहयोगी इजराइल ने दूसरे अमेरिकी सहयोगी कतर पर हमला किया, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। अमेरिका की प्रतिक्रिया या उसकी अनुपस्थिति पर भी गौर किया जाना चाहिए।